Good morning to all of you. I hope I am audible and visible to online students also. Online वाले बच्चों को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ. Give me a yes or no बेटा. माही, तनिष, तनीषा, वेदिका, अनुष्का, लविका, लक्ष्य, तनीषा एंड लखन. यस. हाँ जी, कल आपकी मेरी बातचीत माइक्रो, मैक्रो, इंडक्टिव, डिडक्टिव, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, साइंस और आर्ट, इतनी बातों पे पहुंची थी. यस और नो? मैंने आपको कहा था 5 पेजेस आपको पढ़ के आने हैं. आपने पढ़ने की कोशिश की? पढ़ने पे कुछ सेंटेंसेस अजीब लगे? लगना भी चाहिए थे. चलिए आइए उन पे जरा बात करते हैं. यू वुड बी हैविंग फ्यू क्वेश्चंस. पेज नंबर 1 निकालिए नोट्स का. मतलब जिनके पास वो आरंभ वाली बुक है उसमें शायद 82. हाँ जी बच्चों, फर्स्ट पेज पर बातें बंद. फर्स्ट पेज पर कहीं कोई वर्ड में दिक्कत? उप्स. ओहो, एक मिनट, ये चार्जिंग इशू आ रहा है. 2 मिनट. मेरे को याद है 2 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैकड आउट रहेगी, परेशान ना हो. मुझे ध्यान है. बताएं, फर्स्ट पेज पे कहीं किसी वर्ड में कोई दिक्कत? नीचे उसमें एक हेनरी स्मिथ और जेकब वाइनर की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. वो हेनरी स्मिथ की डेफिनेशन में आप देखोगे तो हर चीज है हाउ. एच फॉर हेनरी, एच फॉर हाउ द सोसाइटी इज यूजिंग द रिसोर्सेज, हाउ इट इज गोइंग टू गेट अलोकेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. करेक्ट. और जेकब वाइनर जो है वो आरक्षण कोटे में पास हुए हुए इकोनॉमिस्ट हैं. कितनी महान डेफिनेशन लिखी उन्होंने, देखो आप जरा नीचे. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू. वाह, 21 तोपों की सलामी दो इनको. तुम और मैं भी कल से इकोनॉमिक्स बन रहे हैं, या अपन महान बनेंगे. पूछो कैसे? व्हाट इज अ फैन? फैन इज व्हाट फैन डज. व्हाट इज अ टीवी? टीवी इज व्हाट टीवी डज. नाम लिखो हमारा, चलो हमारे भी नाम से छापो डेफिनेशन. मैं आज तक सोचता रह जाता हूं कि ये डेफिनेशन किताब तक कैसे पहुंच गई. ऐसी एक अजीब गरीब डेफिनेशन 12वीं में जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ के आए होंगे उन्होंने पढ़ी होगी. व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी डज. वाह भाई वाह. मतलब कुछ भी. मेरे को यही लगता है कि ये पक्का आरक्षण कोटे से पास होके आया होगा, बिना टैलेंट के. बस मैं आ गया तो मेरा नाम डाल दो. तो फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं है? श्योर? नेक्स्ट पेज पे चलो. 2 से 5 मिनट लगेंगे आईपैड को चालू होने में, जब तक वो चार्ज होगा. आई थिंक वो डिस्चार्ज हो रहा है. शुरू में भी 5 मिनट इसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग. हाँ जी. इसमें सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ पे एक वर्ड मिलेगा आपको, डिकॉटॉमी. मिला? कहा सेकेंड पैरा है, थर्ड पैरा है? डिकॉटॉमी वर्ड को डैश मार के लिख दो, डिवीजन. डिवीजन. डिकॉटॉमी बोले तो डिवीजन. अब सेंटेंस पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगा. समझ में आ रहा है? डिकॉटॉमी वर्ड का मतलब क्या रखा उसने कि माइक्रो और मैक्रो का डिवीजन सिर्फ एनालिटिक्स पर्पसेस से है. हाँ या ना? बाकी क्या आप इनको दोनों को अलग अलग कर सकते हो क्या? ओ भाई, अलग अलग कर सकते हो क्या? सर नहीं कर सकते, मिलके काम करना पड़ेगा सर. हाँ या ना? ओके. इसके बाद नीचे एक वर्ड होगा, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स. उसका क्या मतलब होता है? कोई ट्राई करेगा या मैं हेल्प करूं? सेंटेंस पूरा पढ़ना. हाँ, उस सेंटेंस के एंगल से समझ में आ जाना चाहिए. वाटर टाइट कंपार्टमेंट वर्ड का मतलब होता है कि इतना अलग करके रखो कि पानी भी इधर से उधर ना जा पाए, क्योंकि पानी कहीं से भी निकल जाता है ना. वाटर टाइट कंपार्टमेंट मतलब बिल्कुल अलग अलग करना. तो मुझे एक बात बताओ, माई मतलब वाटर टाइट मींस वेयर बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो सकते.
क्या माइक्रो और मैक्रो को आप इतना अलग कर सकते हो क्या कि बिल्कुल अलग अलग हो जाए, कि माइक्रो मैक्रो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं? साथ चलते सर। कोई चीज किसी के लिए माइक्रो हो सकती है, किसी और के लिए मैक्रो हो सकती है, यस और नो? सवाल ये आ जाता है क्यों? क्योंकि देखने के एंगल पर डिपेंड करता है। मैंने जैसे कल क्लास में बोला था आपको, आपके और मेरे घर में लाइट चली जाए 4 घंटे हमारे लिए बड़ी बात है, वर्सेस कॉलोनी के लिए छोटी बात। पर कॉलोनी की लाइट चली जाए तो कॉलोनी के लिए बड़ी बात, शहर के लिए। तो मतलब माइक्रो और मैक्रो की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, यहाँ पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगी सर। पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगी, यस और नो? ओके, ये हो गया। इसके बाद और क्या पूछना? हम नीचे है ना, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस बिटवीन है, पढ़ा है आपने उसको ढंग से? उसमें कहीं डाउट आ रहा है आपको? कहां पे आ रहा है डाउट बिटिया, बोलो। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में एक में बोलता पार्शियल इक्विलिब्रियम। वो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो पहले वर्ड इक्विलिब्रियम, इधर मुझे देखें, इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब होता है? बराबर होना। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे बायर और सप्लायर दोनों मैच हो जाएं, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कहा जाता है। नाउ दैट इक्विलिब्रियम वर्ड मींस व्हाट? द इक्विलिब्रियम वर्ड मींस कि जहां पर बायर भी विलिंग एंड एबल है, सेलर भी विलिंग एंड एबल है, तो ऐसा डिमांड सप्लाई जब मैच होता है तो ये जो पॉइंट जहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, ये क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज पार्शियल। पार्शियल मतलब जैसे आप बिटिया मान लेते, बिटिया ने अपना एक स्टोर ओपन किया। बिटिया का पहला कंसर्न क्या होगा? मेरे स्टोर का सारा सामान बिक जाए रेगुलरली। इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ रहा है? वो ये चिंता करेगी या ये अपना ध्यान देगी? सर मैं अपना ध्यान दूंगी, अपने टैक्सेस भर दूंगी टाइम से, और क्या करूंगी। लेकिन देश भर के सारे लोगों को काम मिला कि नहीं मिला, देश भर में सब कुछ बराबर है कि नहीं, वो इस बिटिया का काम है या देश की सरकार का काम है? तो बिटिया अपने लेवल पर अपना इक्विलिब्रियम ढूंढेगी, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैं सप्लायर हूं, मुझे बायर मिल जाए। मैं सेलर हूं, मुझे बायर मिल जाए। मैं वर्कर हूं, मुझे काम मिल जाए। ये होते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम्स, छोटे लेवल पे बनने वाले। और जनरल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? देश के सारे लोगों की डिमांड को देश के सारे लोगों की सप्लाई से मैच किया जाए। पढ़ के देखो आप दोनों डिफरेंस बिटवीन, शायद अब बेहतर समझ में आएंगे। और एक और आदत, क्योंकि आपकी बैच अब शुरू हुई है, अब अपन फ्लो में आ रहे हैं पढ़ाई के, साइड में जो खाली जगह दी हुई है ना दोनों तरफ पेजेस के, वो खाली जगह इसलिए दी गई है, आप जैसे मैंने कुछ बोला और आपको सही लगा कि यार ये वाली लाइन जो सर ने बोली अपने को सही लग रही है, इससे याद रह जाएगा, वो साइड में बिंदास आप नोट कर लें। बराबर? पढ़ो, देखो जरा। अरे मेरे भाई, बाकी पूरा पढ़ लिया? समझ में आया मेरे बच्चों? अगले पेज पे जो डायग्राम बना हुआ है वो कुछ उसी प्रकार का सिमिलर डायग्राम है जो मैंने आप लोगों को क्लास में बनवाया था। हाँ या ना? मैच हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद क्या नीचे क्या लिखा है? उसके बाद इकोनॉमिक साइंस एंड आर्ट लिखा है या क्या लिखा है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक साइंस या आर्ट? तो अब आप बताओ, इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट है? दोनों है। जब मैं प्रॉब्लम स्टडी करता हूं तो साइंस, और जब सॉल्यूशन ढूंढता हूं तो पक्का? वेरी गुड बेटा। इस पेज पे कहीं कोई डाउट? साइंस इन इट्स मेथोडोलॉजी एंड आर्ट्स इन इट एप्लीकेशन। आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन का वर्ड मतलब यही है कि आप जब कि उसको स्टडी करने जाओगे तो आपको साइंटिफिक तरीके बनाने पड़ेंगे। जैसे अपन ने कल की बात करी थी, हम पॉपुलेशन काउंट करने जाएंगे तो पॉपुलेशन काउंट में बाकायदा इतना बड़ा शीट होता है, पता है? 2011 का तो मुझे याद है, ऐसा शीट होता है और शीट पे सारे क्वेश्चंस होते हैं। वहां पे आपके यहाँ पे बंदा बात करता है और टिक लगाता जाता है या डिटेल्स नोट करता जाता है। इस बार जो पॉपुलेशन काउंट होने वाला है, आज ही यहाँ कल न्यूज़पेपर में आया है कि वो डिजिटल होगा इस बार पूरा। मतलब वो टैबलेट वैबलेट लेके आपके पास पहुंचेंगे, फटाफट फटाफट नाम डालेंगे आपके, और पहले आपके मकानों की टैगिंग होगी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाया जाएगा मामला। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है?
आने वाले टाइम में वो ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन काउंटिंग 10-10 साल की एक्टिविटी नहीं होगी, एक रेगुलर एक्टिविटी हो जानी चाहिए। तो उससे क्या फायदा होगा बताओ? कंट्रोल करने में काम आएगी। क्या कंट्रोल करना है? पॉपुलेशन। वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? वो तो मेंबर्स पे डिपेंड करती, फैमिली मेंबर्स पे, कि वो कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं। नहीं, थिंक ओवर से, आई टेल यू व्हाट। सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल, देखो अभी क्या हो रहा है, हम आज भी कोई डिसीजन लेते गवर्नमेंट के विकास कार्य का या नए काम का, तो डेटा कौन सा उठाते? 2011 का। हम कौन से साल में बैठे हैं? तो अब आप समझो 2011 के डेटा पे 2025 की प्लानिंग इज अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया? बैड आइडिया। तो अब क्या बोल रहे हैं वो, एक बार अभी तो कर लेंगे और उसके बाद उसको परपेचुअल बना देंगे। परपेचुअल मतलब हर थोड़े दिन में कुछ भी अपडेट है तो लगातार उस चीज को अपडेट करते चलो, ताकि जब डिसीजन लेने निकलेंगे तो हम पुराने डेटा पे लेंगे या लेटेस्ट डेटा पे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, 2011 में रिलायंस जियो नहीं था, तो इंटरनेट की संख्या बहुत कम थी देश में। तो आज अगर मैं कहीं प्लानिंग करने बैठता हूं तो मेरे सामने डेटा क्या आता है कि देश के अंदर बहुत कम लोगों के पास मोबाइल और इंटरनेट है। कब की बात है ये? तो आज मैं अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज उस बेसिस पे कर दूं तो सही दिशा में गए या गलत चले गए? तो अगर हम उसको रेगुलर अपडेट वाले सिस्टम पे रखेंगे तो इट्स अ गुड साइन और अ बैड साइन? सर गुड साइन। आया समझ में? आया बेटा? तो रेगुलरली अपडेट करने का फायदा ये है। सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। और देखो, पॉपुलेशन कंट्रोल वर्ड कुल मिला के ये है कि किसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे? आप इंडिविजुअल्स को बोल सकते हो कि प्लीज हैव लिमिटेड चिल्ड्रन। ये व्हाट्सएप की दुनिया में बहुत अच्छा लगता है कि चाइना ने एक चाइल्ड पॉलिसी रखी है। आपको ये पता है वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने हटा भी दी है। 15-20 साल उन्होंने इस चीज को किया और वो नंबर 1 बन गया पॉपुलेशन में उसमें। लेकिन क्यों हटाया उन्होंने? आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, आप अगर एक सिंगल चाइल्ड हो तो आने वाली जनरेशन में जिस दिन आप शादी करोगे, आपके बच्चों के लिए न तो चाचा है, न बुआ है, न मासी है, न मामा है। और 2 मिनट के लिए अपने आप को बिना चाची, बिना चाचा, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा जी, इन 4-5-6 लोगों के बगैर खुद को इमेजिन करो किस प्रकार की सोसाइटी में रहोगे आप। इट्स स्केरी, सोच के अजीब लगता है। कुछ तो कारण रहा होगा कि चाइना ने भी वापस उस बैन को हटाया। उसका एक प्रॉब्लम तो ये है कि सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम, आपको कोऑपरेशन, शेयरिंग, केयरिंग, फीलिंग फॉर अदर्स कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि बचपन से आपके खिलौने किसी ने शेयर नहीं करे, आपको जो चाहिए था वो हाथ में मिला। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपने कभी किसी के साथ कुछ बांट के खाया हो या बांट के एंजॉय करा हो, एडजस्ट किया हो। क्या होता है, ये व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी पे बड़ा गजब का गेम चलता है पता है। हिंदुओं के मोबाइल पे जाते हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, और मुसलमानों के मोबाइल पे जाता है कि हिंदू मुसलमानों को मारना चाहते हैं। पढ़े लिखे दोस्त जब आपस में बैठते हैं तो वो एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल दिखाते, ये भी बता दो, और हंसते हैं। बोलते देख मेरे पास ये मैसेज हिंदू नाम से आया, बोले सेम मैसेज मेरे पास मुस्लिम नाम से आया, ये ले। ये तो तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे के साथ आप शेयर करो ये चीज। एट द एंड ऑफ द डे, population control is something which is not caste or religion specific, it is for the nation. अब क्या होगा, जैसे ये पॉपुलेशन काउंट आएगा तो नए नए फैक्ट्स पता चलने वाले अपने को। कौन सी कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है, कौन पिछले 10 साल में कितना बढ़ गया, कितना घट गया। 10 नहीं, अब तो 14 साल हो जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स निकल के आएंगी सामने। तब पता चलता है कि साहब हाँ, हमको जो रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं वो ढंग से अलोकेट हुए या नहीं हुए। बराबर बेटा? आगे जाएंगे तो शायद अब इंडक्टिव डिडक्टिव चालू हो रहा होगा। हाँ, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। पॉजिटिव नॉर्मेटिव में कोई दिक्कत? जी बेटा, पॉजिटिव नॉर्मेटिव कल आप नहीं आए थे क्लास में।
हाँ, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वैसे तो, आप देखो। बट ठीक है, 2 मिनट में समझा देता हूँ, बट आगे से ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स को जब हम साइंस बोलते हैं तो साइंस दो कैटेगरी में आ जाती है। जैसे बायो के अंदर बॉटनी जूलॉजी आ जाता है, तो उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स को भी बोलते हैं साइंस भी है आर्ट भी है। साइंस किस एंगल से? इट्स अ सोशल साइंस, तो उसको स्टडी करने के दो तरीके अंडर द साइंस कैटेगरी, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। कल कौन सा बच्चा था इंदौर वाला जो गया था? हाँ करेक्ट। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव में हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, वो डॉक्टर हमारी बीमारी की जांच करता है, हमारा टेस्ट करता है और फिर हमें गोली देता है, तो डॉक्टर ने हमारी प्रॉब्लम समझी और सोल्यूशन दिया। पैथोलॉजी लैब वाला हमारा टेस्ट लेता है और हमें रिपोर्ट बना के दे देता है। तो पैथोलॉजी लैब वाले ने इलाज किया या सिर्फ फैक्ट्स दे दिए? इसी प्रकार के इकोनॉमिक्स भी दुनिया में दो प्रकार के होते बच्चों, पॉजिटिव साइंस की इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव साइंस की इकोनॉमिक्स। अच्छा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं? पॉजिटिव में वो सिर्फ फैक्ट्स को स्टडी करते और कोई सॉल्यूशन नहीं देते, ऐसा है। नॉर्मेटिव में बोलते हैं ऐसा है और ऐसा किया जाना चाहिए। अगर बच्चे उसको सिंसेरिटी से सोचेंगे तो बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताओ, ये जो बंदा सिर्फ फैक्ट्स बता के छोड़ रहा है हमको, ऐसा होना चाहिए, सॉरी ऐसा है, इसकी जरूरत ही क्या है? क्योंकि नॉर्मेटिव वाला तो प्रॉब्लम भी स्टडी कर रहा है और सोल्यूशन भी दे रहा है। बट एक बात बताओ, गलती बताने वाले लोग नहीं होंगे तो सोल्यूशन की कोशिश कहां से होगी? ये वैसी वाली बात है जैसे घर के फंक्शन में फूफा जी, बेचारे फूफा है ना जनरली जरा ज्यादा बदनाम है, इतने बुरे होते नहीं है ये लोग, बट वो फूफा जी और ये कुछ ऐसे होते हैं ना शादी के माहौल में, ऐसा सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो आप थोड़ी देर बाद बोलते हो इनको चुप करा यार। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो ही ना तो आपको पता कैसे चले कुछ गलत हो रहा है कुछ सही हो रहा है? ये वैसी वाली बात हो गई कि मम्मी तुम्हें टोकना बंद कर दे। कितने बच्चे मानते हैं सर हम कितने ही नालायक हों पर मम्मी का टोकना बंद नहीं होना चाहिए सर, मम्मी का टोकना बहुत जरूरी है। 100% एग्रीड। सोच के देखो, बचपन से तुम्हें कोई बताया ही नहीं ये सही है और ये गलत है, तो अब तुम तो जंगली हो जाओगे। सर इतना टोकने के बाद भी जंगली हैं, हम क्या बताएं। और आप नहीं मैं भी, सब हैं अपन। तो पॉजिटिव साइंस में फैक्ट्स देता है वो आदमी, ऐसा है, और नॉर्मेटिव बैठ के बताता है ऐसा होना चाहिए। तो कोई सच्चाई बताएगा तो ही तो उस पर इलाज होगा, इसलिए दोनों प्रकार के इकोनॉमिक्स की जरूरत है। पढ़ के देखो पॉजिटिव नॉर्मेटिव। इसमें ये शब्दों में कहीं दिक्कत, प्रैग्मेटिक एंड अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। प्रैग्मेटिक वर्ड का मतलब होता है प्रैक्टिकल, डैश करके लिख दो वहां पे प्रैक्टिकल। हाँ भैया, प्रैक्टिकल लिखा। इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड समझ में आया? यार मैं ही आगे होके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो कुछ यार। इतने इंटेलिजेंट सुपर डुपर की सब समझ में आ गया घर पे, तो फिर बोलो ना कि सर ये वाला वर्ड नहीं समझ में आया, मैं ही ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूं तुमको। ओ भैया, ओ भैया, कहाँ मोबाइल में हो? तो फोन तो आएगा तो उनको कहना पड़ेगा ना कि हम पढ़ रहे हैं। जी, इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड का मतलब क्या है? अरे कुछ तो बोलो। अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाना पड़ेगी तुमको, या टैक्सेशन, लॉ, अकाउंटिंग, कस्टमर नेचर, मार्केट की आदतें, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में सब बताना पड़ेगा साथ साथ, तो इकोनॉमिक्स समझ में आएगी? ये सब बताना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं।
इनकी रेफरेंसेस ले लेकर मैं तुम्हें चीजें समझाऊंगा. सो इट इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी. जब आप कुछ पढ़ते समझते समय अनेक विषयों का उपयोग साथ में करते हो, सो दैट इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. पढ़ के देखो जरा. मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स. आया नहीं आया? साइड में लिख लो इंटरडिसिप्लिनरी के वहां पर. मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़े जाएंगे. मल्टी बढ़िया है. बैठ के बातें करें. और क्या हालचाल है? बाकी बढ़िया. अच्छा, फिर अगले पॉइंट को कब समझने में टाइम आएगा? टेम लगेगा. टेम लगेगा. टेम नोट किया बेटा आपने वो? चलो अब अगला आता है मेथड ऑफ स्टडी. डिडक्टिव और इंडक्टिव. डिडक्टिव के लिए कुछ नए नाम दिए उसने. एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल एंड प्रायरी. कहीं मतलब इसका कुछ तो होगा. आपने लिखा है तो हम मान रहे हैं. अच्छा, डिडक्टिव अप्रोच जो चलती है वो जनरल टू पर्टिकुलर चलती है. उसका कोई शेप है या हर बार नए मुद्दों के साथ चलेगी? जैसे एक देखा था कि बच्चे कमजोर हैं तो बच्चों को गोली खिलाओ. जैसे हमारे यहाँ पर हमको वैक्सीनेशन करना था सब लोगों का कोविड में. तो वैक्सीनेशन कैसे करा अपन ने? क्या करा इंडिया ने वैक्सीन करने के लिए? बताओ आप मेरे को. वो एक तो वैक्सीन बनाई वो मालूम है मुझे. हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करो बेटा. आप सही जा रहे हो. जगह जगह पे वैक्सीन प्रोवाइड करी. पर वैक्सीन लगाने के लिए कैसे पता चला कि आपको लगनी है या आपको लग चुकी है या नहीं लगानी है? जी बेटा, बच्चे सर्टिफिकेट तो लगाने के बाद इशू हुआ. मेरा क्वेश्चन दूसरा है. पता कैसे चला कि आपको लगानी है या आपको नहीं लगानी है? गलत. ट्राई करो, सोचो. एज एज कैसे पता चली उनको? आपकी शक्ल पे दिख रहा है कितने साल के हो? वो लेडीज तो बताती ही नहीं है खुद को. वो तो बोलती कितने साल की हो आंटी? पिछले 15 साल से 21 की हूं. अर्थात 36 साल. पिछले 15 साल से मैं 21 साल की हूं. अर्थात 36. जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा, मैं वो भी माना, उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे. बड़े बड़े स्टोर में वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर आओ तो ही एंट्री मिलेगी. आपका रेस्टोरेंट में भी एंट्री थे वैसे ही मिलेगी. सबका डाटा कलेक्ट करके. कैसे कलेक्ट करा था डाटा? जी बोलो बोलो. मेरे बच्चे ने शुरुआत सही करी थी. सर हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया था कोविन. और उस कोविन पोर्टल पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट थ्रू आधार कार्ड चला है. और आधार कार्ड की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या थी कि जैसे मेरे आधार कार्ड से मैंने वैक्सीन लगवा ली मान लेते देवास में, ठीक है, और अब अगला वैक्सीन डोज मुझे 3 महीने बाद लगवाना था. उस दिन मैं बैठा हूं दिल्ली में, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूं? कैसे? आपका आधार कार्ड दिखाओ. आधार कार्ड इमीडिएटली देख लेगा कि इसको पहली वैक्सीन कब लगी थी. उस हिसाब से. तो अब ये सोच आपको है ना, आप सब बच्चों को रियलाइज ही नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ा काम बहुत आसानी से हो गया. और इस मामले में मैं आपको बताऊं, ये सुविधा अमेरिका में भी नहीं है जो अपने यहाँ है. वहां पे लोग वैक्सीन का सर्टिफिकेट कागज का लेके घूम रहे हैं. आप और मैं मोबाइल में लेके घूम रहे थे कि सर ये मेरा कोविन सर्टिफिकेट है, डायरेक्ट ऐप से डाउनलोड कर लो आप. इस लेवल की एडवांसमेंट हमारे देश में ऑलरेडी है. अब सवाल यह था कि ये किसी किताब में लिखा हुआ था या क्रिएटिव थिंकिंग से तैयार किया? तो इसका कोई शेप है या कोई शेप नहीं था इसका? एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल एंड प्रायरी. प्रायरी वर्ड का मतलब जब आप अपनी प्रायोरिटीज और अपनी प्राथमिकताएं
सेट करते हो और तय करते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल एंड पढ़ा। अब एक बात समझो, पर्टिकुलर टू जनरल में कैसे, तुम इंडक्टिव में कैसे चलते थे पर्टिकुलर टू जनरल? तुम पहले से कुछ डिसाइड करके चलते थे या सारे फैक्ट्स ऑब्जर्व करते थे? जैसे घर घर गए, पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा किया, उसके बाद कंक्लूजन कब आया? जब आप सारा डेटा इकट्ठा कर लिए। तो दोनों जो मेथड्स बताई है उसने, जो मैंने कल भी बोली थी, आज आप इसकी टेक्स्ट पढ़ रहे हो यहाँ पे, वो ये कहना चाहता है कि जब आप इंडक्टिव मेथड में चलते हो और डिडक्टिव मेथड दोनों में चलते हो, दोनों का फर्स्ट स्टेप सेम है, परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या समझना, परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। डिडक्टिव में आप चलते हो जनरल टू, एग्जाम्पल लेता हूं कल का, कि अगर मुझे बच्चों को गोली खिलानी है तो मैं क्या मान के चला था कि मैं सरकारी स्कूलों के द्वारा मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच जाऊंगा, यस और नो? तो मैंने कुछ माना, मैंने कुछ एजम्पशन लिया। हेलो। तो अगर आप डिडक्टिव मेथड का ध्यान से पढ़ोगे, पहला बोलता है परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड क्या बोलता है? डिफाइन द टेक्निकल टर्म्स एंड मेक अप्रोप्रिएट assumptions, मानो। और वो जो एजम्पशन ले लिया उसके बेसिस पे एक बेसिस तैयार करो, डिड्यूस द हाइपोथेसिस। डिड्यूस हाइपोथेसिस के साइड में लिखना बेसिस तैयार करना, बेसिस तैयार करना, डिड्यूसिंग हाइपोथेसिस, बेसिस तैयार करना। आया? क्या लिखा? बेसिस तैयार करना, बराबर। और फिर वो जो बेसिस तैयार करा उस बेसिस को टेस्ट करना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस डिड्यूस। जो बेसिस तैयार किया उसको टेस्ट करना। समझ में आ गया? पहले क्या करना, प्रॉब्लम समझी, एजम्पशन लिए, बेसिस तैयार करा, उस बेसिस को टेस्ट किया। अब नीचे इंडक्टिव मेथड पे आओ। इंडक्टिव में कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है या सीधे जानकारी जुटाते हैं? तो स्टेप वन क्या है नीचे इंडक्टिव में? प्रॉब्लम समझना। सेकंड स्टेप देखो क्या है, डेटा कलेक्ट करना। और थर्ड स्टेप क्या है? जो डेटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर रिलेशनशिप्स फाइंड करना। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, इंडक्टिव और डिडक्टिव में? यहां इंडक्टिव में हम पहले से कुछ मान के चलते हैं या जानकारी जुटाने के बाद डिसाइड करते हैं? और डिडक्टिव में क्या कर रहे थे? एजम्पशन लेके चल रहे थे। अभी क्लियर बेटा? हेलो, वेरी गुड। यहां तक आ गए हम लोग। इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो जरा सामने। However, the two methods are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब बिल्कुल अलग अलग नहीं है, साथ चलती हैं। हाँ जी साहब, डन। हेलो। अब आप पीछे आइए। आज आपके पास घर पे करने के लिए रहेंगे 3636 क्वेश्चंस, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, माइक्रो, मैक्रो। कुछ दिख रहा है ऐसा?
अच्छा, आपको है ना किताब, जिनके पास मेरी किताब पहुंच जाएगी ना, वहां क्वेश्चंस के वहां पे क्यूआर कोड भी दिखेगा। ये क्यूआर कोड फर्स्ट चैप्टर का तो ओपन है, आप जैसे ही स्कैन करोगे आपको क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे। सेकंड चैप्टर से नहीं है, सेकंड चैप्टर से लॉक्ड है। लॉक्ड का मतलब ये है कि वो जो बच्चे बैच में रजिस्टर्ड है उनको दिखेगा, लेकिन कब दिखेगा वो, जब हम लोग चैप्टर पढ़ के क्लास में क्वेश्चंस खत्म कर चुके होंगे। क्या आपको पहले से ये आंसर्स चाहिए या आप क्लास में मेरे साथ करना चाहोगे? ये क्यूआर कोड सिर्फ काम आएगा कब पता है? जब आप रिवीजन में रात को 12:30-1 बजे किसी दिन बैठ के पढ़ रहे हो या दिन में पढ़ रहे हो और मैं उस समय सामने नहीं हूं, तो आपको कहता है ये क्वेश्चन कैसे आया यार, ये तो याद ही नहीं आ रहा है। ऐसे में वो क्यूआर कोड काम आएगा। पहले से आंसर दे भी दूंगा तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन रिपीट हो। तो ये 36 क्वेश्चंस आज आप ट्राई करोगे। ट्राई करने का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात। ट्राई करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आंसर सारे सही होना चाहिए। आप ट्राई करोगे, ट्राई करने के लिए जैसे टिक मार्क मैंने लगाया, ये आप मत लगाना। आप नीचे जाके यहां पर हर पेज पे नीचे जगह छोड़ी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी जैसा रहता है वो, ऐसे आप आंसर्स लिख के लाओगे। यहां क्यों नहीं करना है सर? यहां करोगे तो रिवीजन में अगली बार तुम्हारा ध्यान उधर ही जाएगा जहां पर तुमने टिक लगा रखा है। रिवीजन में फिर क्वेश्चन फ्रेश नहीं बचेगा। फिर बच्चे बड़े भोले होते, प्यार से बोलते सर हम पेंसिल से लगा देंगे और बाद में मिटा देंगे, निशान फिर भी रहता है। इसीलिए ऐसा न करें। करेक्ट? ये 36 क्वेश्चन आप ट्राई करके लाइए। कल मैं क्लास में, तो अपन ने कल जो पढ़ा आज उसको और समझ लिया, अब आप ये क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है? चलो आज की बातचीत को मैं विराम देते हैं। थैंक यू।